हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज़ विकास हेयर। तो आज एक सेशन हम करने जा रहे हैं लास्ट 15 डेज़ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये लास्ट 15 डेज़ बहुत क्रूशियल होते हैं कि हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करने जा रहे हैं, प्लान कैसे करेंगे। तो पीपीटी मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं, बाकी इनके बीच में मैं बहुत सारी बातें करूँगा, अपने एक्सपीरियंसेस बताऊँगा और आप इन बातों का ध्यान रखना और आपको सोचना मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ें इतनी टफ नहीं हैं। हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। आपको बहुत ज़्यादा सिंपल रखना है और सिंप्लिसिटी सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो हम चीज़ों पे बात करेंगे, जो आप कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उनको हम सिंपल कैसे कर सकते हैं और हमारी स्ट्रेटजी कैसे करनी है, कैसे हमें प्रायोरिटाइज़ करना है सब्जेक्ट को, कैसे हमें किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों से हमें परेशान नहीं होना है, जो चीज़ें हम फेस करते हैं। तो एक-एक करके हम सब पे बात करेंगे। नाउ तो लास्ट 15 डेज़ की स्ट्रेटजी। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि टाइम टेबल आप बना लो। अगर आप टाइम टेबल नहीं बना रहे हो तो आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपकी चीज़ें इश्यूज़ कहाँ आ रहे हैं। जब हम टाइम टेबल बनाते हैं ना, जब हम अपने आवर्स गिनते हैं कि अगर एक दिन आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 15 दिन, जब आपको पता है 150 आवर्स हैं, तब आप चीज़ें सही से आप समझ पाओगे कि आपको प्रायोरिटाइज़ क्या करना है। तो जब भी आप सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज़ करो, तो उन सब्जेक्ट को पहले पढ़ लो, अभी 15 दिन जैसे 10 दिन पहले, जैसे जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में अगर आप प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ रहे हो तो चेंज तो हो नहीं जाएगा। आप 15 दिन बाद क्या ही रिवाइज़ कर लोगे उसमें, मतलब एक बार ही नज़र देख लिया चीज़ें याद आ जाएँगी। जैसे आप इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट है, डिमांड, सप्लाई एंड ऑल, उसमें क्या रिवाइज़ करना, आपने इतनी बार ही पढ़ा है तो अभी पढ़ लेंगे तो लास्ट में मतलब उतना ज़्यादा फैक्ट नहीं होता। फिर आप दूसरे सब्जेक्ट ले लो, जैसे ज्योग्राफी हो गया, फिर उसके बाद आपका इकोनॉमी हो गया और कौन से कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक्स हो गए। जैसे मान लो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, तो मॉडर्न हिस्ट्री भी ऑलमोस्ट मतलब चीज़ें हम स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं होते। तो आप उसको पहले कवर करने की कोशिश करो, पहले रिवाइज़ करने की कोशिश करो। लास्ट मोमेंट के लिए आपको क्या रखना है, 7-8 डेज़ जो लास्ट होते हैं वहाँ पे आप फैक्ट वाली चीज़ें करो। जैसे आईआर हो गया, जैसे करंट अफेयर्स की चीज़ें हो गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, जैसे इकोनॉमी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई। ये सारी चीज़ें आप तब कर सकते हो। पॉलिटी आप अभी रिवाइज़ कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत बारी पढ़ा है। तो और 2-4 बार रिवाइज़ करोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ बस ऐसे पेज पलटना होगा। तो जो सब्जेक्ट स्टैटिक वाले हैं, जो कॉन्सेप्चुअल वाले हैं स्टैटिक में, उसको आपको सबसे पहले करना है। करंट अफेयर्स आप थोड़ा लास्ट में पुश कर सकते हो, 1-2 दिन पहले आपको कि चलो ठीक है यार देख लिया, चलो करंट अफेयर्स जल्दी-जल्दी पलट के देख लिया। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल वाले हैं उसको पहले रखना है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको थीम्स को बहुत ज़्यादा पीरियोटाइज़ करना है, क्योंकि देखो ये ऐसा टाइम होता है ना कि अगर आप सारी चीज़ें पढ़ने जाओगे तो नहीं पढ़ पाओगे। मैंने आपको एक करवाया था, एक सेशन था हमारा थीम्स के ऊपर, और वो काफ़ी रिसर्च वाला है कि लास्ट 10 साल के मैंने बहुत बारी किए हैं, बहुत बारी कराए हैं। तो वो वीडियो लगभग 10 के उसके व्यूज़ हैं। अब जाके देखना कि वो जो थीम्स हैं ना, वो पीवाईक्यू बेस्ड के थीम्स हैं। तो उन थीम से फोकस करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटी पढ़ने जा रहे हो तो पूरी लक्ष्मीकांत तो आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे नहीं, उसमें आपने कुछ में हाईलाइट किया होगा, कुछ आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, आपने किसी में नोट्स बनाए होंगे। तो आप नोट्स को पढ़ते जाओगे। जैसे मान लो कि ये मेरा नोट्स है, तो नोट्स को आप पढ़ते जाओ, पूरा पढ़ते जाओ। अब उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मतलब थीम बेस्ड है। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट, पॉलिटी में डीपीएसपी, पार्लियामेंट, तो जो थीम वाली चीज़ें हैं उनको आपको डिटेल में पढ़ लेना है। जैसे मुझे पता है कि डीपीएसपी से 2 से 3 सवाल हर साल आते हैं, तो क्यों ना डीपीएसपी चलो एक बार डिटेल में पढ़ लिया जाए। तो जब 6 घंटे 8 घंटे आप दे रहे हो पॉलिटी में, तो उन चीज़ों पे डिटेल में पढ़ो। बाकी सारी चीज़ें आपको बस हाईलाइटेड पढ़नी है, स्कैन करते चले जाना है। अब देखो बात ये आती है कि कभी-कभी क्या होता है कि जब हम रिवाइज़ करते हैं 1-2 बारी, तो जो चीज़ें हमें पता होती हैं उस पे फिर से उतना टाइम देते हैं। अब उतना टाइम देने का क्या मतलब? अगर आपको पता है कि यहाँ मैं हूँ, ये मेरा घर है, ये एड्रेस है। अगर आप पता है कि आप एड्रेस भूलोगे नहीं तो बार-बार उस एड्रेस को रिवाइज़ करने की क्या ज़रूरत? तो मान लो ऐसे 6-7 पॉइंट हैं आपके, तो इस 6-7 पॉइंट में आपको इस पॉइंट में कन्फ्यूज़न हो रहा है, बाकी ये सारे आप क्लियर हो। तो जिस पॉइंट पे कन्फ्यूज़न हो उस पे आप स्टार लगा दो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज़ करने आ रहे हो ना, सिर्फ़ स्टार वाले करोगे। लोग क्या करते हैं कि 1 से लेके यहाँ तक रिवाइज़ करेंगे, नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक करेंगे। नहीं करना है, आप थोड़ा लेट इट गो करना सीखो। आप सारी चीज़ें कवर करने में जाओगे तो कैसे कवर होंगी? तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये चीज़ें आप समझो, और ऐसे ही लोग करते हैं। ऐसे मैं भी करता था, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो सब कुछ कवर करने की कोशिश मत करो। आप सिर्फ रिवाइज़ करोगे। रिवीज़न का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ डिटेल में फिर से पढ़ना है, नहीं पढ़ सकते ना। तो आप स्कैन करना सीखो। कभी-कभी बीच में ऐसे जल्दी-जल्दी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें छूट रही है, वो चीज़ें छूट रही हैं। नहीं, कुछ भी नहीं छूटता आपका।
कुछ भी नहीं छूटता। अगर आप उसके बारे में पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, नहीं आ रहा है मुझे, आ रहा है, आ रहा है। आप आपने फ़ील क्या होगा? तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो हाइलाइट चीज़ें हैं या शॉर्ट में जो चीज़ें हैं, जो आपने नोट्स बनाए, उसको आप प्रायोरिटाइज़ करो। सब कुछ कवर नहीं करना है, थीम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थीम अगर आप उससे परिचित होगे तो कभी-कभी कोई ऐसे सवाल आ जाते हैं कि हमें नहीं पता होता उसके बारे में, लेकिन अगर पता है कि अकबर है, तो मुझे पता है अगर थीम है तो शायद मैं रिस्क ले सकता हूँ, अगर मुझे अटेम्प्ट करना है। ऐसे कोई ये तुक्का नहीं है, ऐसा कोई ये ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपको तुक्का ही मारना है तो क्यों ना उन चीज़ों पे मारा जाए जो हमने सीखा है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और तीसरी चीज़ है कि अभी आप मॉक टेस्ट देना बंद कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम स्टॉप ही कर दो, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रूथलेस हो तो मत रहो। आपको मार्केट में बताई जाएँगी कि 100 मॉक टेस्ट लगा लो, 200 मॉक टेस्ट लगा लो। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने पहले अटेम्प्ट में 100 मॉक टेस्ट भी लगाया था। मैं अपने तीसरे चौथे अटेम्प्ट में मतलब 0 मॉक टेस्ट लगाया हूँ। दोनों कैटेगरी मैंने देखी है। 100 मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको ऐसे कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट दिखेगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपने ये 100 मॉक टेस्ट कंसोलिडेट नहीं किया है, उसको अगर आपने सही से रिवाइज़ नहीं किया है, ये पता नहीं कौन सी रेस लग गई है मॉक टेस्ट चलो आपने 100 लगा लिया, आपके नॉलेज कंटेंट हो सकता है बेस आपके बहुत अच्छे हो जाएँ, लेकिन फिर क्या वही 30 क्वेश्चंस, नेक्स्ट 70 क्या, इस 30 में हो सकता है आप टॉप कर लो, 29 ले आओ। हो सकता है जिसने बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट नहीं किया उसके सिर्फ 24 आ जाए। कितना डिफरेंस है 5 क्वेश्चन का। और वो अगर स्किल वाला बंदा है ना तो ये 70 में खींच देगा। तो ये चीज़ें आप समझो कि रेस में मत जाओ। मॉक टेस्ट लगाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के लिए, चीज़ें सीखने के लिए। हाँ, क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी करंट के इधर उधर, एक आध दो चार, बट उतना कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होता नहीं है क्योंकि क्वालिटी गिरी जा रही है। और उसके मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस कौन बनाते हैं आपको पता ही है। पैसे के लिए काम करते हैं लोग, कोचिंग में ऐसे हायर करते हैं, फ्रीलांसिंग, कोई रैंडमली बनाते, कोई रिसर्च नहीं होता। तो उन चीज़ों पे आप परेशान मत हो। जैसे अभ्यास हुआ तो बहुत सारे लोगों के कम नंबर आए तो परेशान हो गए। अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से उतना इशू नहीं होता अनटिल अनलेस आप बेसिक नहीं गलत कर रहे हो। रैंडमली कुछ भी बना दिया, अब वो कुछ बना दे मैं फ़ेल हो गया तो क्या मतलब मेरा टैलेंट नहीं है? ऐसे नहीं करते। तो कभी-कभी क्या होता है ना, हव्वाबाजी करने के लिए, ऐड करने के लिए, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की दिखाने के लिए कुछ उनके बारे में चर्चा हो, डिस्कशन हो, उन सब ट्रैप में मत फँसो। कीप इट वेरी सिंपल यार। अगर आप बेसिक अपना रिवाइज़ कर रहे हो, थीम को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, पीवाईक्यूज़ आप अच्छे से कर रहे हो, आप चीज़ें अच्छे से मैनेज कर जाओगे। रिवाइज़, 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 जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करोगे उतने हाई चांसेस होंगे कि जो आपके 2-2 वाले हैं वो कम होंगे। मैं आपको बार-बार कहता हूँ, आप कहते हो कि सर मैं 50-50 में फँस जाता हूँ, फँस जाती हूँ। अरे 50-50 में सारे फँसते हैं, मैं भी फँसता हूँ, लेकिन उसको मिनिमाइज़ करना है, इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। आप सोचो कि ऐसा हो जाए कि पेपर में आप 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ ही ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको इसको मिनिमाइज़ करना है कि जहाँ आपके 40 हो रहे हैं, फिर 30 लाओ, फिर 20 लाओ। और ये मिनिमाइज़ कैसे होगा? रिवीज़न से। ये मिनिमाइज़ कैसे होगा? जब आप थीम पे फ़ोकस करोगे, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों से मिनिमाइज़ होता है। तो एलिमिनेट करने पे मत जाओ, बी वेरी प्रैक्टिकल, बी वेरी प्रैक्टिकल। सो रिवाइज़, रिवाइज़, रिवाइज़। आप एक काम करो कि ऐसे टाइम टेबल बनाओ कि मॉर्निंग में मुझे जीएस पढ़ना है, मॉर्निंग में मुझे जीएस रिवाइज़ करना है, अपने सारे नोट्स रिवाइज़ करो। फिर दोपहर में आपको करंट अफेयर्स करना है। उसके बाद आप 2 से लेके 4 बजे तक आप सीसैट लगाओ। उसी उसी माहौल में लगाओ, उसी टेम्परेचर में लगाओ जैसे कि आप एक्चुअल यूपीएससी में करोगे। फिर शाम को आप चाहो जीएस फिर से रिवाइज़ कर सकते हो, चीज़ें प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो। तो एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट अभी उठा सकते हो। 2 सब्जेक्ट पढ़ो, फिर 2 सब्जेक्ट, फिर 2 सब्जेक्ट, और जल्दी-जल्दी रिवीज़न पे फ़ोकस करो कि बस स्कैन करते चला जाना है। जो चीज़ आ रहा है उसको डिटेल में नहीं जाना है। आपको भरोसा दिखाना है कि ठीक है। लोग क्या करते हैं कि अगर आप पूरी किताब रिवाइज़ कर रहे हो, उस किताब में कहीं एक छोटा-सा पॉइंट लिखा है, कोई वर्ड आपको नहीं समझ आया। अब लोग क्या करते हैं, उस वर्ड पे पूरा रिसर्च करते हैं, पूरा नेट पे, पूरा विकिपीडिया, ये वो फलाना-ढिमका। अरे मेरे भैया, आप एक बात सुनो, इतना ज़्यादा यूपीएससी, इतना ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है यूपीएससी का। मान लो ये सब्जेक्ट पॉलिटी है, पॉलिटी में कोई चैप्टर इमरजेंसी का उसमें एक पॉइंट नहीं समझ आया। आप सोचो कि सबसे पहले तो 30 सवाल आते हैं ट्रेडिशनल जो रिसोर्सेज हैं। अब उस 30 सवाल में पॉलिटी के चलो मान लो कि 10 आ गए, 8-10 आ गए, 7-8 आ गए, डायरेक्ट आ जाते हैं बुक से। अब उस 7-8 में क्या ज़रूरी है कि वो इमरजेंसी चैप्टर से आए? मान लो एक भी सवाल नहीं आया, तो चलो मान लो एक सवाल आ गया, तो क्या ज़रूरी है वो पॉइंट हो? सोचो कितने उसके मतलब एकदम ना के बराबर चांसेस है। और उस एक पॉइंट के लिए हम कितना ज़्यादा अपना टाइम गंवाते हैं। ये एक एटीट्यूड होता है मतलब मेरे जैसे लड़के होते हैं कि चीज़ें पता है, एक आध पॉइंट नहीं बता रहे, चल छोड़ो यार कोई बात नहीं, देख लेंगे जो भी होगा, आएगा तो ठीक है, मतलब अब क्या ही कर सकते, इतना ख़राब किस्मत रहा। तो आप हर एक चीज़ में टाइम मत वेस्ट करने लगो, हर एक चीज़ को परफेक्ट की तरफ मत जाने लगो। लोग परफेक्शन पे ध्यान देते हैं,
यहाँ यार एवरेज लोग टॉप करते हैं, ये एग्ज़ाम में एवरेज लोग टॉप करते हैं अगर आप एवरेज हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आपको परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है, आपको स्मार्ट रहना है। स्मार्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे। तो रिवाइज़, रिवाइज़, रिवाइज़। नाउ नेक्स्ट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको कई साल के करवाए भी हैं, वो आप देखना, सीखना। और मैंने जो आपको करवाए, मैंने आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताई कि ऐसे तुक्का मारना, ये सारी चीज़ें मतलब देखो कोई भी नहीं बता सकता। मैं व्यूज़ के लिए नहीं करता कि मतलब इतने ज़्यादा मार्क्स ले आओ, ये ले आओ। मेरा एक अपना प्रैक्टिकल अप्रोच है कि जो मैं मेरे लिए काम करता था वो कैसे होगा, कैसे चीज़ें हम कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं। अगर हम 50 थॉट लेके जाते हैं 50 तरीके सोचने से, अब ऐसा नहीं कि जो मैंने 50 बताओ 50 के 50 मैं खुद अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं पॉसिबल है एग्ज़ाम हॉल में। लेकिन अगर हमने 30-35 भी कर लिया तो हमारा मैक्सिमाइज़ हो गया स्कोर और हम ईज़िली 100 प्लस क्रॉस कर जाते हैं। तो उस चीज़ को हम तभी मैक्सिमाइज़ कर सकेंगे जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस बिकम वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके पास 100 सवाल है, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि 30 आप गलत कर सकते हो, 10 आप लीव कर सकते हो, 60 सही करोगे, 40 का आपके पास मार्जिन, उसके बाद भी आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं। तो आप ये फॉर्मूला लगाओ। बहुत सारे सवाल होंगे नहीं समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ें बैकफायर करती हैं, बहुत सारे में यूपीएससी के आंसर कीज़ गलत हो जाते हैं, कुछ में हम गलत कर लेते हैं, ये सब होके बैलेंस हो जाता है। इसमें इतना लोड लेने की चीज़ नहीं है। लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कि अरे यूपीएससी के आंसर की से ये 3 ऐसे हो गया, यूपीएससी ने ये क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो यार। अगर यूपीएससी 3 गलत देगा ना तो उसमें जो आपके सही हुए थे वो गलत होंगे, कहीं आपके गलत हुए थे आंसर की से वो यूपीएससी सही कर देगा। तो ये चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती। तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल। लोग इसी पे पूरा डिबेट डिस्कशन, परेशान हो, स्ट्रेस में चले गए, ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है, ऐसे यूपीएससी ने कर दिया, कोचिंग वालों को ऐसे। अरे भाई इन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप एक सेफ़ लेवल पे जाओ, अपनी सेफ़ अप्रोच रखो कि यहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जब आओगे घर पे आंसर की चेक करोगे तो 110 प्लस आपके आंसर की सबसे बनेंगे। भाई तुम कुछ भी करो, 2-4 सवाल उधर-उधर हो जाएगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एटीट्यूड रखना, इन सब चिंदी चोरी में डिबेट में नहीं पड़ना है। तो पहली चीज़ ये ध्यान में रखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है, आपको चीज़ें देखनी है। थीम तो मैंने आपको बता ही दिया है वीडियो में। उसके बाद मैंने पीवाईक्यूज़ भी कराया, कैसे सोचना है, कुछ आप खुद से करो। जब ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपका 3 स्टेप होना चाहिए। पहला आपका नॉलेज। नॉलेज का मतलब आपको नॉलेज आनी चाहिए कि अगर मान लो डीपीएसपी के बारे में आ गया तो अगर मैंने पढ़ा है तो आपको उसको स्ट्रांगली बैक करना है कि नहीं भाई यही है। कुछ भी आपने पीवाईक्यूज़ में सीखा हो, कितने भी ट्रिक्स हों, आपको अपने नॉलेज को बैक करना है। और ऐसा वाला नॉलेज नहीं कि आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन आप दिमाग चला रहे हो बिना जाने कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार, उसमें तो ऐसे होना चाहिए। वो अज्ञानता है। वो आपको वो जज करना है। वो असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्ट असेसमेंट अपना खुद का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कि हमने पढ़ा है उसके बारे में नॉलेज है, एक है कि जो हम इमेजिन करके अपना ज्ञान लगाते हैं जिसमें ज्ञान नहीं होता, तो वो आपको नहीं करना है। दूसरा आता है आपका कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से आप सोचोगे एकदम प्रैक्टिकली, एकदम कॉमन सेंस से, इधर उधर बिना बायसनेस के, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे हो सकता है। तीसरा फिर जो आप यूपीएससी में हमने सारी चीज़ें सीखी वो आप अप्लाई करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप स्टेज वाइज चीज़ें चलो। पीवाईक्यूज़ में हम स्टेज वाइज गए थे, लेकिन यहाँ भी स्टेज वाइज चलना है। नॉलेज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको कोई भी कितना भी वीडियो बता दे, ये ट्रिक लगा लो, वो ट्रिक लगा लो, 150 नंबर ले आओ, 100 नंबर ले आओ, नहीं, नॉट पॉसिबल। नॉलेज आपको पढ़ना ही है। हार्ड वर्क इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेहनत कर रहे हो, आपको वो कहीं ना कहीं एज दिलाएगा, लेकिन मेहनत भी सफिशिएंट नहीं है। हमें कुछ चीज़ें ऐसी देखनी पड़ेंगी, हमें सीखनी पड़ेंगी। अगर आप रिसर्च कर रहे हो, पीवाईक्यूज़ लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत एज दिलाएगा, और वो जो एज होता है वो आपको रिलेटिवली आगे निकाल देता है। तो अल्टीमेटली हमारा रोल, हमारा एम क्या है कि हमें क्वालिफाई करना है। हमारा एम 150 लाना नहीं है, हमारा एम 180 लाना नहीं है, हमारा एम वाहवाही लूटना नहीं है। हमारा एम ये है कि हमारा कैसे भी क्वालिफाई हो जाए। तो हम सारी वो चीज़ करेंगे जो हमारे मार्क्स में बढ़ा सकता है। एलिमिनेशन अगर आप सीख रहे हो तो ऐसा नहीं कि पूरी चीज़ें गलत हैं, मार्केट में हवा बनाया जाता है। हाँ, वो इसीलिए गलत हो जाती है क्योंकि कुछ भी बता दिया जाता है। गाइडेंस की कमी है, लोग सही तरीके से नहीं बताते कैसे यूज़ करना है। लोग अंट शंट 10 सवाल उठाए और 10 सवाल करा दिया उन्होंने, तो लोगों को लगा ऐसे ऐसे करना है, उसी मेंटालिटी से जाके यूज़ करते हैं और वो बैकफायर कर जाता है। एक्चुअल में कंपटीशन गिर जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जानो कि आपको चीज़ें यूज़ कैसे करनी है। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपके पास हथियार है तो आप योद्धा नहीं बन सकते। आपको चलाना आना चाहिए, और चलाओगे तभी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो एलिमिनेशन बैड नहीं है, वो बैड तब हो जाता है जब आप ब्लाइंडली लगाते हो, जब आप ऐसे रैंडमली कहीं से सुन के। तो जब भी आप पीवाईक्यूज़ देखो या किसी का एलिमिनेशन देखो तो उससे बोलो भैया एक काम करो, आप पूरे ईयर के करा के दिखाओ, क्योंकि पूरे ईयर के 1 to 100 कराना और हर एक चीज़ को अपने एलिमिनेशन को डिफेंड करना बहुत
बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है। 10 सवाल तो मैं भी लाके 10 चीज़ें अच्छे से करा दूँ, आप खुश हो जाओगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उन चीज़ों का आप ध्यान रखना। बी वेरी प्रैक्टिकल, ऐसे मत सोचना कि पीवाईक्यूज़ हेल्पफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप सही तरीके से लगाओगे। अब पीवाईक्यूज़ में 3-4 साल के आपको खुद से करने, चीज़ें समझनी कैसे रॉन्ग स्टेटमेंट होते हैं, कैसे सही होते हैं। और उसमें जो स्टैटिक्स वाले होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री से बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं पीवाईक्यूज़ के। तो लास्ट 25 साल के मैंने लगा ली हिस्ट्री, यहाँ से एमसीक्यू मॉक टेस्ट की जगह हमने यही सॉल्व कर लिया। ज्योग्राफी में कर लिया, बेसिक चीज़ें कर ली। मैपिंग मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया, आप मैपिंग वहाँ से कर लो। वो 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट का कंपाइलेशन है, तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। ये विकास ठाकुर टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ में मिल जाएगा ना। तो ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन चीज़ों को आपको प्रायोरिटाइज़ करना है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको डिसिप्लिन बना के पढ़ाई करना है। कितना भी डाउन मोमेंट आ जाए, कभी कभी ऐसा होगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए, इरिटेशन होगी, ये टाइम ऐसा होता है कि बहुत इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, लेकिन आपको पढ़ते रहना है, आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। अगर आपने जैसे ही पढ़ाई छोड़ी, आप जैसे 3 घंटे का ब्रेक लोगे, वो आपके लिए एक तरीके से परेशान वाला मोमेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ दिमाग में रखना कि डिसिप्लिन बना के रखना है, मतलब ब्रेक नहीं लेना है। वैसे वाला ब्रेक कि मतलब आराम कर रहे हो, सोचे जा रहे हो 4-4 घंटे, वो नहीं करना है। एंड कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट के लिए क्या करना है कि अपने पॉजिटिव चीज़ें आपको गिननी है। आप एक काम करो, टिक मार करते चलो, ज्योग्राफी डन, हिस्ट्री डन, एंशिएंट, मिडिवल। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मिडिवल छोड़ दूँ क्योंकि नहीं होते। देखो यार, छोड़ो मत कोई चीज़। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप छोड़ोगे ना तो उससे 2 चीज़ें, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ईजी सवाल आ जाते हैं। जैसे मैंने सुमित रेवरी सर, आप लोग जानते होंगे, ओनली आईएएस के फाउंडर हैं, तो उनका एक वीडियो पड़ा हुआ है आर्ट एंड कल्चर का। 2019 में जब मैं पहला अटेम्प्ट दे रहा था, तो उनके 2-2.5 घंटे की वीडियो मैंने देख लिए थे, मतलब 2-2.5 घंटे। तो वहाँ से 2 सवाल आ गए थे, एक नेचुरल पेंटिंग हिमायू के टाइम था और एक कल्याण मंडपा, वो दोनों वहाँ से कवर था। अभी 4 मार्क्स बहुत होते हैं यार। तो कोई चीज़ आप छोड़ो मत, कहीं शॉर्ट में समरी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, छोड़ने से अच्छा एक बारी देख लो, क्या पता बेसिक आ जाए कवर। आप आराम से 2-4 सवाल, मतलब 2 सवाल भी सही हो गए तो वर्थ इट है। दूसरी चीज़, हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, भले वहाँ से सवाल ना आए, भले वहाँ से हमारे सही ना हो, लेकिन हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट हुआ है। अगर नहीं पढ़े होते तो हमें हमेशा डर होता है, फोमो रहता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप कर लो सारी चीज़ें, मिडवल भी कर लो। तो मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप से बोलना है कि आपने बहुत मेहनत की है, लास्ट ईयर आपके कितने भी मार्क्स आए हो डजेंट मैटर। प्रीलिम्स 6 महीने की तैयारी होती है, आपने 1 साल से इम्प्रूवमेंट किया है, मार्क्स डजेंट मैटर। सी सैट जैसा भी रहा है, मैं इम्प्रूव किया है, मैंने इम्प्रूव किया है और मैं उसको और अच्छे से तरीके से करूँगा। फिर आप अपने पॉजिटिव चीज़ें गिनोगे कि चलो मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, चलो अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आए तो आपके पीवाईक्यूज़ बन रहे हैं, आप अच्छे से कर सकते हो। मैं बार बार बोलता हूँ कि 100% तैयारी में आपके 60-70% आपका नॉलेज होता है, 30% आपका एग्जीक्यूशन होता है। यहाँ आपको स्मार्ट रहना है। यहाँ आप तभी स्मार्ट होगे जब आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तैयारी किए होते हैं, लेकिन वो मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं, इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं, और वो परेशान हो जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं और फेल हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप दिमाग में बिठा के रखो। मैं आपको एक सेशन कराऊंगा कि आपको कैसे इमोशनली बैलेंस रहना है, जो चीज़ें मैंने सीखी है, एंड दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, किन किन बातों का आप ध्यान रखना, कैसा भी मोमेंट हो आप रेडी रहना। इतने दिमाग को ट्रेन कर लेना कि ठीक है भाई, तुम कैसे भी लेके आओ, आई एम रेडी दैट फॉर दैट। तो ये चीज़ें आप दिमाग में रखना। और कुछ ऐसी चीज़ें करो, देखो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि एक्सट्रीम पे पढ़ाई करनी है, एक्सट्रीम पे सारी चीज़ें करनी है। इन्जॉय भी करो। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले एग्ज़ाम के आईपीएल आता रहता था, तो मैं देखता था। मेरे सीनियर लोग भी देखते थे। इट्स ओके, मतलब ऐसे बहुत चिल मत करो, गाना गाते रहो। मतलब मैं तो चिल्ला चिल्ला के गाना गाता था। मुझे क्लासिकल सॉन्ग्स बहुत पसंद है, मैं बंदिश गाने लगूँ, राग गाने लगूँ। मेरी मम्मी आके डांटती थी कि वो तो इतनी तेज़ तेज़ चिल्ला के गा रहा है। तो इट्स ओके, मतलब मुझे अच्छा लगता था, मुझे गाने गाना, पुराने गाने गाना। और फिर उससे आप फ़ील करते हो, एंजॉय करते हो, सूफ़ी गाने गाते हो, कुछ भी करो जो आपको पसंद है, गिटार बजाना पसंद है। आप ऐसे बहुत ज़्यादा वैसे नहीं कि एकदम मैकेनिकल हो जाओ कि यही चीज़ करनी है। आप हाफ आवर, 1 आवर का ब्रेक ले लो, आप बातचीत कर लो इधर-उधर से, इट्स ओके। बट ऐसी बातें मत करना टॉक्सिक वाली, किसी से करे यूपीएससी ऐसा हो गया, ऐसा है, वैसा है। ये बातें अवॉइड करो। ऐसे दोस्तों से बात करो जो यूपीएससी से उनका कोई मतलब ही नहीं है। नहीं तो पता चले बात करो, बोले मेरे 140 आए, आपके पता 40 आए, आप परेशान हो गए। तो नेगेटिविटी अवॉइड करनी है। नाउ नेक्स्ट इज रिमूव फोमो ऑफ करंट अफेयर्स। अभी क्या होता है ना कि फोमो होता है, हम करंट अफेयर्स जितना पढ़ते जाते हैं उतना ज़्यादा ख़राब होता जाता है। 80% आपके आते हैं स्टैटिक, 20% आपके करंट अफेयर्स। 20 में 10 जो आते हैं दैट इज़ वेरी बेसिक। आप एक बारी भी पढ़ लोगे करंट अफेयर्स तो यहाँ आपके 6-7 हो जाएंगे।
और ये जो 10 आते हैं, ये इतने टफ आते हैं कि आप कुछ भी पढ़ लो, कितना भी डीप में पढ़ लो, तब भी नहीं होने वाले। यहाँ आप पीवाईक्यूज़, एलिमिनेशन ये सब यूज़ करोगे, जितनी आपने स्मार्ट गेसिंग सीखी है। तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है। ऐसे नहीं कि आप पूरा करंट अफेयर्स में टाइम दे रहे हो। फोमो नहीं रखना है। आपने एक बारी रिवाइज़ किया, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो, उसको आपने कर लिया, इट्स फाइन। कोई रिकमेंडेशन है, कुछ भी है, कॉपी पेस्ट हर साल आते रहते हैं, वही बार-बार, तो आप उसको इग्नोर कर दो। बस हेडिंग देख लो, कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिल गए, कुछ टर्म्स मिल गए, देखते-देखते बाईपास कर जाओ। ठीक है, मतलब आप मैनेज कर लोगे, ऐसे दिमाग में रखना है। फोमो वाला नहीं रखना है कि मतलब करंट अफेयर्स में पूरा टाइम दिए जा रहे हैं, सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, हर एक लाइन को डिटेल में पढ़ रहे हैं, हर एक लाइन को अंडरलाइन कर रहे हैं। कहीं न कहीं हमारी जो अप्रोच होती है वो कोचिंग ओरिएंटेड हो जाती है, हम यूपीएससी को भूल ही जाते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप पीवाईक्यूज़ से देखो, नहीं होते, कुछ ही चीज़ें हैं वही बार-बार आती हैं। जैसे मान लो स्पीशीज़ के बारे में कभी आईयूसीएन के बारे में नहीं पूछा लास्ट 10 साल में, लेकिन आईयूसीएन स्टेटस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, फलाना ढिमका। ठीक है यार, मतलब इतना ज़्यादा मत परेशान करो खुद को, इतना कॉम्प्लेक्स मत करो। एक बारी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सारी चीज़ें समझ में आई, दोबारा रिवाइज़ कर लो, बस इतना मोर देन सफिशिएंट। इसके अंदर से आएगा तो आई विल टेक केयर। अब कोचिंग में आपने मॉक लगाया, मॉक में कोई टर्म दिया है, उसके बारे में डिटेल में पूछ लिया, तो आपने नेक्स्ट टाइम जब करंट अफेयर्स मैगजीन में वो टॉपिक देखा तो आप फिर से डिटेल में पढ़ने लगे। तो आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि वो यूपीएससी में आ रहा है, आपने इसलिए पढ़ा क्योंकि वो मॉक टेस्ट में आया था। मॉक टेस्ट में आ रहा है तो आपको लग गया कि इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि मॉक टेस्ट में 4000 क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं उठेंगे। तो कुछ आपको थोड़ा-सा अपना भी स्टैंड लेना है ना यार, मतलब ऐसे नहीं कि इतने वल्नरेबल हो जाएँ कि कोई कुछ भी बता दे कि कौवा कान ले गया तो हम कौवे के पीछे भागने लगे। एक बारी कान चेक मत करें कि हमारे मतलब सुनाई दे रहा है या नहीं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स मत बनाओ चीज़ों को, बहुत ही सिंपल रखें। अब सीसैट के बारे में बात करते हैं। सीसैट मैंने आपको सिंपल फार्मूला बताया। 50 मिनट इनिशियली आप पैसेजेस को दो, पैसेजेस खुद से करो, मैंने कुछ पैसेजेस कराए, आप देखो वहाँ पे कैसे आपको सीखना है। पैसेज करो और 25 टू 27, और इसमें कोशिश करो कि आपके 18 अगर नेट पॉजिटिव सही हो गए, तब भी आपके लगभग 35 टू 40 मार्क्स नहीं बन जाएंगे। उसके बाद 1 आवर 10 मिनट्स में आपको मैथ्स, क्वांट, वो सारी चीज़ें करनी है। और दूसरी चीज़ आपको सी साइड में सबसे इंपॉर्टेंट ख्याल रखना है कि आपको स्किप करना आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम ईगो पे ले लेते हैं और एक सवाल में 4-4 5-5 मिनट दे देते हैं, नहीं देना। आप 1 से 80 तक जाओ पूरा, जो बेसिक वाले पहले करो, फिर लग रहा है कि ये आता है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा, उसको बाद में कर लेना। स्कैन आपको पूरा करना है, ये सीसैट में ध्यान रखना। बाकी सीसैट अगर थोड़ा काम माइंड से रहोगे, बहुत सारे लोग सीसैट इसलिए फेल होते हैं क्योंकि पैनिक कर जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि 58 मार्क्स, 62 मार्क्स, 59 मार्क्स इसीलिए हो रहा है क्योंकि पैनिक की वजह से आप इतने मतलब 50 प्लस वाले आई वुड से पैनिक की वजह से फेल होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप थोड़ा सा शांत रहोगे तो 3-4 सवाल सही हो गए, आपका हो गया सीसैट। तो सीसैट आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। आप घर पे आके देखोगे, आपको लगेगा कि यार मैं कर सकता था, कर सकती थी। द प्रॉब्लम इज़ कि पैनिक करना। तो पैनिक आपको नहीं करना है, आपको बहुत ही काम माइंड में रहना है। इस पे मैं एक सेशन मतलब रखूँगा और इस पे बात करूँगा। और 31 तारीख को, डे आफ्टर टुमारो, मतलब 31 तारीख को मैंने 6:30 पे एक मीटिंग रखा है सिंधी पार्क में, ओल्ड राजेंद्र नगर। तो वहाँ आ सकते हो अगर आप ओआरएन में रह रहे हो, तो कुछ बातें डिस्कशन करेंगे, तो वहाँ चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इनका ध्यान रखना। परफेक्शन की तरफ मत जाना, अपने आप से बातें करना कि यू आर द बेस्ट और आप अच्छा करोगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बार बार कहता हूँ कि वो लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं। अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मत रखो, ऐसे मत सोचो कि आप कंपटीशन में नहीं हो, आप ही कॉम्पिटिटर हो। आपसे बेहतर कोई नहीं है सच में। मतलब हम हमेशा अपने आप को अंडर प्ले करते हैं, हमें लगता है कि जो क्वालिफाई करते हैं वो वैसे शाहरुख खान टाइप हैं। नहीं है, नहीं है, आप हो शाहरुख खान। तो ये चीज़ दिमाग में आप बिठा लो। कभी कभी मतलब ये रियलिटी हमें नहीं पता होता ना, क्योंकि हमारे लिए बड़ी चीज़ होती है प्री निकालना, मेंस निकालना, स्पेशली अगर आपका पहले हुआ नहीं है तो बड़ी चीज़ होती है, जो कि लाजमी है, हम ऐसे सोचते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। बट आप एट द सेम टाइम ये समझो कि जो निकाल रहे हैं वो ऐसा नहीं कि आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा खास हैं। खास तो आप ही हो। तो आप भी आराम से करोगे, जब आप वो क्वालिफाई करोगे, वो लाइन क्रॉस करोगे, तो आपको लगेगा कि इट्स वेरी नॉर्मल। मैं 4 बारी लिखा हूँ मेंस, इंटरव्यू दिया, 4 बारी मेंस लिखा, लेकिन 4 अटेम्प्ट में। लेकिन ऐसा नहीं रहा है कभी कि मतलब मैंने बहुत ज़्यादा एकदम वैसे टाइप वाला लड़का हूँ कि 18 घंटे पढ़ाई की, ये की। नहीं, पढ़ता था, मेहनत की, नो डाउट्स। लेकिन ऐसे भी नहीं मेहनत की कि मैं यूनिक एकदम मेहनत कर दी,
जैसे मेरे दोस्त यार पढ़ते हैं वैसे मैं भी पढ़ता था, शायद उनसे थोड़ा बहुत कम पढ़ता हूँ या कम पढ़ता रहा हूँ, लेकिन मेहनत की है। लेकिन एट द सेम टाइम यू मस्ट बी वेरी स्मार्ट कि आप चीज़ें असेस करो, आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें रखो, आपका माइंडसेट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, आप छोटी छोटी चीज़ों से सीखो, आप अपने आप को बैक करो कि अगर मैं सवाल देखता हूँ, मैंने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़े, वो कह रहा है क्या है 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन ऐसे हैं वो मैंने पढ़ा है उसके बारे में, टॉपिक के बारे में, नहीं है ये, चौथा नहीं पढ़ा है उसको मार दिया। आपको बैक करना है, छोटी छोटी चीज़ें आप सीखते हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू बैक योर सेल्फ। अगर आप खुद को बैक नहीं करोगे तो आपको कौन बैक करेगा? अल्टीमेटली इट्स यू जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाओगे, आप ही जाओगे वहाँ पे उमार भरोगे, आप पेपर देखोगे, आपके इमोशंस आएँगे, आप अपने साथ रहोगे, आपको ही अपने आप को कंट्रोल करना है। आपको ही अपने आप से बातें करना है कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैं ये चीज़ नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकती। मुझे अपना बेस्ट देना है, वो 2 घंटे आपकी लाइफ़ बदल सकते हैं। सिर्फ़ एग्ज़ीक्यूशन मैटर करता है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम वाले दिन। तो वो चीज़ आप पैनिक मत करना, आप घबराना नहीं, हमेशा अपने आप से बोलना कि यार ये चीज़ आपके लिए बहुत आसान है। लाइफ़ बहुत टफ़ होती है और ये एग्ज़ाम लाइफ़ जितनी टफ़ नहीं है, तो आप आराम से इसको मैनेज कर सकते हो। कितने भी इमोशंस आएँ, आपको बस यही रखना कि यार बेस्ट देना है, हर एक सवाल को इंडिविजुअल लेवल पे देखो। मैं बात करूँगा कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। जो आप लोग पैनिक करते हो, सीधे लेते ही फिर पॉलिटी ढूँढने लगते हो, ज्योग्राफी ढूँढने लगते हो, 50 नंबर से खोल लेते हो, 10 नंबर से, इतना सब क्यों कॉम्प्लेक्स बनाते हो यार? कहाँ से सीख लेते हो? कौन बता देता है आपको? उन सब चीज़ों पे बात करें, वो कॉम्प्लेक्स बनाने के चक्कर में आपका जो प्री कंसीव्ड नोशन होता है ना, ज़रा-सा भी उससे अगर डेविएट होता है, जो आप सोच के गए थे, आप पैनिक कर जाते हो। और ये क्यों करना? यही तो दिक्कत हो जाती है ना। अगर हम कोई प्लानिंग वैसे ना सोच के जाएँ कि दिमाग में ऐसे करना है, वैसे करना है। आप ये सोच के जाओ भाई 100 क्वेश्चन आते हैं मुझे पता है, हर एक सवाल 2 नंबर का है और एक हर सवाल की अपनी इज़्ज़त है। तो मुझे हर एक सवाल को अपने हिसाब से अच्छे से पढ़ के सॉल्व करना है। सब्जेक्ट क्या हो आई डोंट केयर, टॉपिक क्या हो आई डोंट केयर, ऑप्शन क्या है आई डोंट केयर। मुझे सवाल को पढ़ना है, उसके बारे में स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर आगे चीज़ें डिसाइड करनी है। कीप इट वेरी सिंपल यार, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। तो 15 डेज़ जिन पॉइंट पे मैंने बोला है उस पे आप ध्यान रखना। टाइम टेबल बना लो, इंडिविजुअल टाइम टेबल डिफ़र करता है। मैंने बार-बार बोला कि स्टैटिक सब्जेक्ट आपको अभी प्रायोरिटाइज़ करना है, उसको रिवाइज़ करो, क्विकली रिवाइज़ करो। परेशान मत हो, परफेक्शन की तरफ मत जाओ, अपने आप से बोलो कि यू आर गोइंग टू किल इट। आप कर लोगे और सच में कर लोगे। मैं ऐसे नहीं कि ऐसी बातें बस बोल रहा हूँ आपको, मतलब बढ़िया-बढ़िया बातें बोलने के लिए, नहीं। मतलब उतना टफ़ नहीं है। टफ़ है, मतलब कॉम्पिटिशन है, बट इतना भी नहीं है कि आप प्री नहीं निकाल सकते। मेंस के लिए चलो चीज़ें बदल जाती हैं, इंटरव्यू में फिर चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती, बट प्री मतलब हो जाएगा यार। मतलब ऐसा नहीं है कुछ कि बहुत ज़्यादा टफ़ है। आपने मेहनत की है, अपने आप से बातें करो कि आपने कितने दिन रात, कितने महीने, कितने इमोशनल ट्रॉमा झेले, कितने आपने तकलीफ़ें झेली हैं, फाइनेंशियली कितने चैलेंज झेले हैं, कितने आपने इमोशनली झेले हैं, कितने टॉन्ट्स, ड्रामा, दुनिया भर की चीज़ें हुई हैं, इतने सैक्रिफाइसेस, कितने आपके मतलब वो यूथ वाले मोमेंट्स आपने गँवाए हैं, इधर-उधर घूमना, दोस्त यार। तो यार इसीलिए थोड़ी ना किया है कि मतलब हम अभी आके बस ऐसे लोट-पोट जाएँ कि मतलब परेशान होने लगे, रोने लगे कि अरे, अरे! ऐसा है, वैसा हो रहा है। अरे मतलब उठना है अपना कि ठीक है भाई, कुछ भी हो, कैसे भी हो, आई विल फाइट लाइक अ फाइटर। तो फाइटर वाली आपको स्पिरिट रखनी है कि भाई कुछ भी हो जाए, चीड़-फाड़ के रख देना है। कुछ भी हो जाए, एग्ज़ाम मतलब छोटा चिंदी एग्ज़ाम है, ऐसे सोच के जाओ कि ठीक है मतलब कुछ भी होगा देख लेंगे, मुझे भरोसा है अपने ऊपर। तो ये मेंटालिटी रखो कि ठीक है जो भी होगा देखेंगे, कुछ खोने को नहीं है। जब खोने को कुछ नहीं होता तो पाने को पूरी दुनिया होती है। तो ये दिमाग में रखो, ऐसे डरना नहीं है, मतलब कभी डरते नहीं है लाइफ में यार। फेस करना सीखो, चैलेंज एक्सेप्ट करना सीखो और आराम से होगा। प्री इज़ नॉट टफ, मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग रहना है। अगर आपने सही डायरेक्शन से आपको अपने आप को एग्जीक्यूट कर लिया, आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ वो इसीलिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो पैनिक कर जा रहे हैं, उनका माइंडसेट नहीं उस तरीके से चल पा रहा है। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने माइंडसेट को भी सीधे रखो। बहुत इन्फेक्ट हो जाते हैं मार्केट की चीज़ों से कि किसी ने ऐसे बोल दिया, किसी ने वैसे बोल दिया, किसी आपने कभी सोचा ही नहीं कि आपको क्या फ़ील हो रहा है। आपने कभी अपनी स्ट्रेंथ पहचानी ही नहीं कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। बस कोई कुछ भी बोल देता है, हम सुन लेते हैं, हम उसको मानने लग जाते हैं। प्रॉब्लम हमारी नहीं है, प्रॉब्लम हमारे इमोशंस की है। हम इतने वल्नरेबल हैं अपने एम्बिशन के पीछे कि हम कभी-कभी ऑब्जेक्टिविटी लगाना भूल जाते हैं। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो। सो आई एम टेलिंग यू एज ए ब्रदर कि आप
अपने ऊपर भरोसा दिखाना, जो मेहनत करो करो, जितना भी आपके पास टाइम अपना बेस्ट करो, 100% दो और यही बोलो कि मुझे अपना बेस्ट देना है, आई डोंट केयर रिज़ल्ट क्या होगा, और रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। तो वही है ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। आप इतना पैशनेट होके अपनी पढ़ाई करो कि 15 दिन आप उसको 45 में बदल लो। रिवाइज़ करो, टाइम शेड्यूल बना लो, उस हिसाब से एग्जीक्यूट करो और आप बहुत अच्छा करोगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। एंड सून हम एक दूसरा सेशन रिकॉर्ड करेंगे, बातें करेंगे, छोटे-छोटे सेशंस करेंगे। आप लोग कमेंट्स में अपने इश्यूज़ बताइएगा, क्या-क्या आप इश्यूज़ अभी फेस कर रहे हो, कैसे-कैसे कुछ यूनिक इश्यूज़ हैं। वी विल टॉक, मैं उसको कलेक्ट करूँगा, सारी चीज़ें करके मैं एक-एक आपको सब पे बातें कर लूँगा। तो मिलते हैं फिर हाँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, टेक केयर।